गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 12 का टॉपिक रिलेशन फंक्शन उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने एक एक्सरसाइज 1.1 को देखा था। उसमें कई सारे क्वेश्चन मैंने लगाए थे, कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आगे के जो एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन से आप लोगों ने अगर सॉल्व नहीं किए तो सॉल्व करके आज मुझे भेजिए। ठीक है, और कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे का टॉपिक इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, सर कितने तरह के फंक्शन होते हैं। सर यस, सर सर क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में लास्ट वाली लाइन बताओ। 1.1 1.1 का कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 और 14। 13 एंड 14। ओके, ठीक। टाइप्स ऑफ फंक्शन करने से पहले एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिएगा। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ पॉलीगॉन्स आर इक्वल आर इज सच दैट p1 p2 हैव अ सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स a related to the right angle triangle t with the sides 3 4 and 5। ठीक है, इजी। देखिए, हमें आर रिलेशन डिफाइन किया गया है such that p1 p2 have same number of sides। हमारा जो सेट ए दिया गया है वो सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। इस बात को समझिएगा, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स का मतलब है वो सभी फिगर्स जो कि तीन पॉलीगॉन। देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट पॉलीगॉन होता है ट्रायंगल, वो 3 साइड से बनता है। उसके बाद जितने भी फिगर है वो 4 साइड 5 साइड से मिलके थे। 4 साइड से बनने वाला जो फिगर होता है वो क्वाड्रिलेटर। उस क्वाड्रिलेटर में रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्यूब, ये सभी आ जाता है, रोम्बस, काइट। ठीक है ना। इसी तरह पैलीगॉन में पेंटागॉन आता है, हेक्सागॉन आता है। ठीक है ना। तो पॉलीगॉन में ये सारे फिगर आ जाते हैं जो नंबर ऑफ साइड, कई सारे नंबर ऑफ साइड से मिलकर बने। हमें ऐसा रिलेशन गिवन पी डिफाइन करना है, p1 एंड p2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स। मैं इसे रफली सॉल्व कर रहा हूं, फिर आप लोग खुद से करेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कैसे हो रहा है। देखिए, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं। तो अगर p1 की साइड्स हैं n, इफ p1 हैव n साइड्स, तो p1 अपने आप से बिलोंग करेगा। p1 अपने आप से बिलोंग इसलिए करेगा p1 एंड p1 बोथ हैव सेम नंबर ऑफ साइड। एवरी पॉलीगॉन इटसेल्फ हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स टू इटसेल्फ। ठीक है ना। फॉर एवरी p1 belongs to a, p1 belongs to r, because every polygon have same number of sides to itself। ठीक है, एवरी पॉलीगॉन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स टू इटसेल्फ। इसके बाद देखिएगा, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक में अगर p1 if p1 and p2 belongs to r, यानी कि p1 and p2 have same number of sides, p1 and p2 have same number of sides। ठीक है। इसके बाद अगर p1 p2 have same number of sides, then p2 and p1 also have, this implies that p2 and p1 also have same number of sides। ठीक है, ये लिखेंगे, this implies that p2
P1 belongs to R, ठीक है ना। ट्रांजिटिव अगर P1 P2 बिलोंग कर रहा है, P2 P3 बिलोंग कर रहा है, यानी कि P1 में जितनी नंबर ऑफ साइड्स है उतनी P2 में है, और P2 में जितनी नंबर ऑफ साइड्स है उतनी P3 में है, तो P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा, ठीक है ना। आपको आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट है क्या? आई थिंक ये वाला आप कर लोगे, सिंपल है। वर्षा? यस सर। ओके, ठीक है। मैं इसका आगे नेक्स्ट वाला, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद द साइड्स 3 4 5। ये देखिए, ट्रायंगल की साइड जो है वो 3 4 5 दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड सारे एलिमेंट्स कौन से होंगे? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। क्यों दिया गया? देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, if T belongs to A, B triangle of side 3 4 and 5, then it is then T have three sides, so all element of A, all element या फिर all polygons, all polygon कर दीजिए, all polygon of A related to T are those who नहीं which having three sides, ठीक है। तो वो सारे पॉलीगॉन कौन से होते हैं जिनकी 3 साइड हो? वो सारे के सारे पॉलीगॉन होते हैं ट्रायंगल। दैट मींस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर रिलेटेड टू T। ठीक है, वो सारे के सारे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल चाहे इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो या स्केलर हो, और छोटा बड़ा जितनी भी ट्रायंगल होंगे सारे के सारे ट्रायंगल इस T से रिलेटेड होंगे। ये चीज है। आगे वर्षा? यस सर। ठीक, कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैं गेस कर रहा हूँ 14 बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये वाला क्वेश्चन रिलेशन को प्रूफ करना है इक्विवेलेंट, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो मैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। शो दैट R इज इक्विवेलेंट रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है ना, y इक्वल टू 2x प्लस 4। which is similar as हमारा रिलेशन R डिफाइंड किया गया है दैट L1 इज पैरेलल टू L2।
कोई दो लाइन तभी पैरेलल होती है जब दोनों का स्लोप सेम हो, ठीक है ना। हो सकता है वो लाइन का इंटरसेप्ट अलग अलग हो, ठीक है ना। जैसे इसको समझिए, इसमें जब x की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है ना, तो y की वैल्यू क्या आएगी, when x is equal to 0 then y is equal to 4, when y is equal to 0 then x is equal to -2। ये देखिए, इसको समझिएगा, ये हमारा y इक्वल टू, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, y इक्वल टू 2x प्लस 4, इस लाइन का स्लोप है 2, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो भी इसी तरह से होगी, इसकी स्लोप ये है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ठीक है, इसी के पैरेलल है ये सारी लाइन, ठीक है ना, इस लाइन के पैरेलल है ये सभी लाइन। तो हमें उन सभी लाइंस का कलेक्शन लेना है। What is the find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus r। y equal to 2x plus r से वही लाइन 2x plus 4 से वही लाइन रिलेटेड होगी जो इसके पैरेलल हो। जब लाइंस पैरेलल होती है उनका स्लोप तो सेम होता है, यानी कि अगर ये लाइन, ये वाली लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, c क्या बताता है, इंटरसेप्ट, कहां पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये 4 पर इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भी c बताएगा इंटरसेप्ट। तो हर लाइन जो है अलग अलग जगह पर y एक्सिस को देखिए, ये यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही है, ये यहाँ पर कर रही है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो हर जगह c की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन ये जो स्लोप है m, ये हर जगह सेम होगा, यानी कि जो पैरेलल लाइन होगी उसमें m की वैल्यू तो 2 होगी, लेकिन c कुछ भी हो सकता है, c इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है ना, c इज एनी रियल नंबर। तो यानी कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल दोस लाइंस, सेट ऑफ ऑल दोस लाइंस आर द दोस लाइंस व्हिच हैविंग द इक्वेशन ऑफ द टाइप y इक्वल टू 2x प्लस c। So यही है हमारा सॉल्यूशन कि find the set of all the lines related to the line 2x y equal to 2x plus 4। The set of all those lines which are related to the line y equal to 2x plus 4 is the line of the line having the equation of y equal to 2x plus c, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ, इसको वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे, ठीक है ना। The set of all lines the set of all lines related to y equal to 2x plus 4 are those lines having same slope. So all such lines are of the type y equal to 2x plus c, where c is any real
ठीक है, द सेट ऑफ ऑल दोस लाइंस रिलेटेड टू दैट y इक्वल टू 2x प्लस 4 आर दोस लाइंस having the same slope are those lines which having the same slope. So all such lines are of the type having the all such lines are of the type y equal to 2x plus c where c is any real number. ठीक है ना, यही है हमारा सॉल्यूशन इसका। ठीक है, आगे समझ में वर्षा? यस सर। ठीक, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन आज बताने वाला हूं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में इस तरह समझिए कि कोई भी फंक्शन, फंक्शन इस जैसे कि फंक्शन आपको पता है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, उसका कोडोमेन में कोई ना कोई एक यूनिक इमेज होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स हों। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक है तो बुक में आपका पेज नंबर 7 और 8 को जब आप देखेंगे तो उसमें ये बात 7 और 8 को नोटिस करिएगा, उसमें हम लोग कई सारे रिलेशन है उसमें एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है वन वन फंक्शन। अब फंक्शन, किसी भी फंक्शन को वन वन कब बोलेंगे? देखिए वन वन फंक्शन तब बोलेंगे जैसे कि हर एक पर्सन किसी एक ही पर्सन से रिलेटेड हो। जैसे कि कोई एक क्वेश्चन है, उसका कोई एक आंसर है, लेकिन अगर क्वेश्चन न्यू होगा तो उसका आंसर भी कोई न्यू होगा, अलग। ठीक है ना, जैसे कि इस तरह समझिए, ए बी सी डी, A B C D and 1 2 3 4 5 6। देखिए A अगर 1 से रिलेटेड है, B अगर 2 से रिलेटेड है, C 3 से, D 6 से रिलेटेड है, मान लीजिए। ठीक है ना, A 1 से रिलेटेड है, B 2 से, C 3 से और D 6 से। ठीक है ना, तो क्या देखिए, क्या इनमें से कोई दो एलिमेंट ऐसे जिनका आंसर एक ही आ रहा है? क्या दोनों एक ही से रिलेटेड है? नहीं, सारे के सारे अलग अलग है। इसीलिए इस फंक्शन को वन वन बोलेंगे। अ फंक्शन, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, अ फंक्शन f(x) is said to be one one if for every x1 x2 belongs to, ये मान लीजिए आपका सेट A है, ये सेट B। ठीक है ना, for every x1 x2 belongs to A, f of x1 equal to f of x2 implies that x1 should be equal to, इस बात को समझिए। For every, हर x1 x2 अगर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर सेट x कर दीजिए, फिर जनरल केस कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ सेट x कर दीजिए। चलिए अब देखिए, a function f(x) said to be one one if for every x1 x2 belongs to x, f of x1 f of x2 is equal to f of x2 is equal to x1 equal to x2। इसका मतलब इस तरह समझिए कि अगर दो आंसर एक जैसे हैं तो जो दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया और कोई और आंसर किसी और पर्सन ने दिया,
ठीक है, दो अलग अलग पर्सन है, दोनों ने आंसर दिया है ना, लेकिन अगर दोनों का दिया गया आंसर सेम है तो इसका मतलब ये कि दोनों से पूछा गया क्वेश्चन भी सेम होगा। ये सेक्शन क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेक्शन आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए। तो अगर आंसर 1 और 2 सेम होगा, 1 और 2 सेम होगा, 1 और 2 सेम तो होगा नहीं, लेकिन अगर 1 और 2 सेम है यानी कि या तो दोनों 1 1 है या तो दोनों 2 2 है, तो इधर भी a और b बराबर होंगे, ठीक है ना, a होगा या b b होगा। समझिए बात, यही मतलब है कि अगर आंसर सेम होगा तो क्वेश्चन भी सेम होगा, इस तरह समझिए। और इजीली अगर इस तरह समझ सकते हैं कि अगर जो आपका इमेज होता है, ठीक है ना, इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन fx इक्वल टू फंक्शन fx, अगर मान लीजिए फंक्शन आपने fx इक्वल टू x स्क्वायर डिफाइन किया, fx क्या डिफाइन किया, fx इक्वल टू x स्क्वायर। अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 सेम है, मान लीजिए f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की वैल्यू क्या आ रही है 4, क्या आ रही है 4, यानी कि f ऑफ x1 भी 4 है, f ऑफ x2 भी 4 है, तो x1 और x2 भी सेम होगा, यानी कि x1 का स्क्वायर x1 जो नंबर होगा और x2 जो होगा वो भी सेम होगा। अब x1 x2 कैसे सेम होगा, अगर x1 की वैल्यू 2 है तो x2 की वैल्यू 2 होनी ही पड़ेगी ताकि ये 4 हो जाए, ठीक है ना। यही चीज है कि अगर क्वेश्चन आंसर सेम है तो क्वेश्चन भी सेम होना जरूरी है। अगर अगर x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर है, अगर x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर है तो x1 को x2 के बराबर होना ही पड़ेगा, x1 को स्क्वायर x2 के बराबर तो x1 को x2 के बराबर होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आगे हम लोग कई सारे ऐसे केस भी देखेंगे जहां पर ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए चलो, ये था 1 1 का, ये थी डेफिनेशन, इसे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डेफिनेशन याद होनी चाहिए पूरी, याद रखें। अब देखिए, a function f(x) is said to be onto function, a function f(x) is said to be onto function। देखिए कभी अगर हमारे को पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें जो कोडोमेन है उसके सभी एलिमेंट रिलेटेड हो, कोई छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि अभी वाला एग्जांपल था उसमें याद करिए, जब मैंने a b c d e f तक लिखा है ना, सॉरी a b c d लिखा और 1 2 3 4 5 6 लिखा था, तो 1 2 3 के बाद 4 और 5 किसी भी इधर वाले से रिलेटेड नहीं था, ठीक है ना। तो वही चीज है, इसी चीज को नोटिस करना है। जैसे कि देखिए उसी सेट को दोबारा बना रहा हूं, इस तरह पहले ऐसे करेंगे। मान लीजिए इस सेट में सिर्फ 4 एलिमेंट हो, इसमें भी 4, और एक एलिमेंट बनते जा रही है b की 2 पे, c की 3 पे, d की 4 पे, या फिर मान लीजिए इसमें 4 है ही नहीं, इस तरह मान लीजिए मैं 4 तो होना पड़ेगा 1 1 2 4, हाँ, every element have a unique name in b, just a second guys। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ पर आ रहा है हर एक एलिमेंट में कोई ना कोई यहाँ पर डोमेन में कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अ फंक्शन f(x) is said to be onto if for every इस सेट को x बोल दीजिए, इस सेट को y बोल दीजिए, ठीक है ना। if for every x belongs to capital X, sorry y, for every y belongs to capital Y, हर आगे इस सेट में एलिमेंट के लिए कोई एक एलिमेंट x में होना जरूरी है। there exists x belongs to x such that f of x is equal to y। ध्यान रखिए, हर एलिमेंट इस सेट में आ रहे हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इस सेट में एलिमेंट होना चाहिए जो कि इसका इमेज बने। लेकिन इस सेट को देखिए,
इस सेट में देखिए सिर्फ 2 एलिमेंट इसमें थे, अगर A 1 से रिलेटेड है, B 2 से रिलेटेड है, क्या यहाँ पर, और इसमें 3 और 4 भी मान लीजिए, 3 और 4 C 3 से रिलेटेड है, क्या 4 के लिए कोई एलिमेंट है यहाँ पर? नहीं। क्या 4 किसी से भी कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसको डाल दे तो 4 आ जाए? नहीं है। तो इसलिए ये सेट ऑनटू नहीं है। अगर कोई सेट ऑनटू नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे? इनटू। अगर कोई सेट onto नहीं होगा, if there exists an element which is not image of any pre-image, then that set is called, that function is called a into function. ठीक है, ये था 1 1 हो गया, onto हो गया, into many one और into एक का टेबल से बता देना। देखिए a function fx is said to be onto नहीं into। A function fx is said to be into function if there exists y belongs to y such that there exists no element in S such that for which there is no स्मॉल y। अब देखो, अगर हमारे किसी भी सेट को इनटू तब बोलेंगे जब हमारे सेट y में कोई एक ऐसा y बिलोंग कर जाए, कोई भी कम से कम एक होना चाहिए जिसके लिए कोई भी एलिमेंट x में ना हो, किस तरह का, जिससे ये हो जाए, ठीक है ना, fx इक्वल टू y हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? वर्षा, राधिका? यस नो सर। सर। राधिका तुमको नहीं आ रहा? नो सर। ठीक कोई बात नहीं, तो पूछ सकती हो, पूछने के लिए पैसा नहीं लगता। नहीं आ रहा तो पूछ लो। अच्छा ये बताओ, 1 1 फंक्शन बताया था, वो आया कि वो नहीं आया? आ गया। हाँ वो आ गया। और onto? नहीं, ये दोनों नहीं आए। नहीं। अच्छा, onto और into नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो onto में ये होता है कि फंक्शन क्या है, 2 सेट होते हैं, एक सेट से दूसरे सेट में। इस सेट का कोई भी एलिमेंट अगर ना बचे, यानी कि आपके पास 2 सेट होंगे, जैसे कि एक इस तरह समझिए, अगर आपको याद हो आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना, उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो इसकी डेफिनेशन है, याद रखिएगा, मैं अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। ये देखिए, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मैंने फंक्शन f डिफाइन किया, ठीक है, ठीक है, फंक्शन डिफाइन किया। कैसा? ये फंक्शन fx ऐसे डिफाइन है, fx इक्वल टू x, ठीक है ना। हर एक 1 किससे रिलेटेड है? अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो आंसर 1 आएगा, इसका 1। यहाँ पर 2 डालेंगे, यहाँ पर 2 डालेंगे तो आंसर 2 आएगा, इसका। यानी कि 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। तो यानी कि नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट आएंगे सारे के सारे रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। राधिका आया समझ में? हाँ। हाँ, इस सेट के सारे एलिमेंट इधर रिलेटेड होंगे। क्या इधर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके लिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ना हो जिससे वो रिलेटेड हो? सोच के बताइए।
होगा क्या? सर ये नेचुरल नंबर है ना इस साइड वाले? हाँ नेचुरल नंबर है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसके लिए कोई एक जिसके लिए यहाँ पर कोई एग्जिस्ट ना करे। अगर आप 14 लेंगे तो उसके लिए यहाँ पर 14 आएगा, 100 लेंगे 100 आएगा यहाँ पर। मतलब हर एक एलिमेंट यहाँ पर आने वाला है, इस सेट को नोटिस करना है, इस सेट पर आ रहे हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर कोई ना कोई होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब ये सेट क्या है? ये सेट हमारा ऑन टू सेट है, मतलब हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू है। क्यों? यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट नहीं बचा, देयर इज नो एलिमेंट इन दिस एन फॉर विच देयर इज नो एलिमेंट इन दिस एन, ठीक है, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन मान लीजिए आपके सेट में थोड़ा सा चेंजेस होता, मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ना होके सेट ऑफ इंटीजर्स होता, क्या होता? सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना? तो इसमें 0 भी आ जाता, -1 भी आता, -2 भी आता, लेकिन क्या 0 के लिए कोई यहाँ पर होता? नहीं होता, ना -1 के लिए होता, ना -2 के लिए। यानी कि कुछ ना कुछ एलिमेंट इस सेट में बच जाएंगे जो कि इससे रिलेटेड, जिसके लिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, इससे रिलेटेड नहीं होंगे, यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसे मिलेंगे। तो जिस केस में ऐसा होगा उस सेट में ये ऑन टू की जगह इनटू फंक्शन बन जाएगा। आया समझ में राधिका? यस सर। हाँ, ये ऑन टू और इनटू का था। इसी तरह 1 1 का ऑपोजिट होता है मेनी वन। 1 1 का ऑपोजिट होता है 1 1 और मेनी वन। इसको देखो 1 1 डेफिनेशन इसलिए मैं अगली क्लास में लिखवा दूंगा। अब देखो 1 1 ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, अभी ये वापस इसको नेचुरल नंबर मान लीजिए और ये 0 रिमूव कर दो। इस हर एक एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट इमेज है। क्या कोई दो ऐसे एलिमेंट है जिसका आंसर एक आ रहा है? नहीं ना। कोई भी दो ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर सेम हो, ठीक है ना। इस केस में 1 1 बोलेंगे, यानी कि 1 on 1, हमारी लड़ाई 1 on 1 है, यानी कि इस साइड जो एलिमेंट है उसके लिए कोई एक ही क्या बोलते हैं अपोनेंट होगा, कोई दो अपोनेंट नहीं होंगे, या फिर किसी एक पर्सन के लिए कोई एक ही अपोनेंट होगा। इसी तरह यहाँ पर हर एक पर्सन के लिए कोई एक ही पर्सन यहाँ पर है। अगर यहाँ के आ रहे दोनों पर्सन, अगर यहाँ पर दोनों पर्सन एक जैसे होंगे तो यहाँ वाले भी दोनों पर्सन को एक जैसा होना पड़ेगा, तभी ये 1 1 रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इस तरह होता, एक एग्जांपल और देखिए, मैं मेनी वन का एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ये 1 1 का एग्जांपल था। मान लीजिए आपने फंक्शन f डिफाइन किया है सेट ऑफ z से नेचुरल नंबर, नहीं होल नंबर कर दीजिए, होल नंबर, ठीक है। तो देखिए इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4, है ना, इधर जाता जाएगा ये इधर, ठीक है ना। अब इधर देखिए इसमें कौन कौन से आएंगे? 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, ठीक है ना। 0 अगर आप फंक्शन f(x) डिफाइन किए, फंक्शन f(x) ऐसे डिफाइन करा f(x) x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज और कर दीजिए चेंज, -3 0 स्क्वायर, ठीक। इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए, इस इधर w कर दिए उधर z कर दिए, मैंने रिवर्स कर दिया, इधर w कर दीजिए होल नंबर और इधर सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा और इसमें ये हो जाएगा। अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। इस तरह ये चलता जाएगा। तो छूट रहा है इसमें होल नंबर z। मैं मेनी वन का एग्जांपल अगली क्लास में देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इसको रहने दीजिए।
आप 1 1 ऑन टू और इनटू में तो अंतर समझ गए ना? यस सर। ठीक, मैं मेन्यूवन का एग्जांपल अगली क्लास में देता हूँ, ठीक है? अगर हो सका तो आज अगली क्लास आज ही होगी, ठीक है? तो ऑनलाइन देखिएगा, ठीक है? मैं मेन्यूवन उस क्लास में बताऊंगा और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? जो पिछला अभी तक बताया उसमें किसी कोई डाउट है क्या? ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक्स।